नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल वत्सवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में जा रहे हैं, आज से ठीक 2 दिन के बाद। और वृषभ राशि में सूर्य जैसे ही पहुंचेंगे उनका कंजंक्शन राहु के साथ होगा, तो टेक्निकली एक पितृदोष का निर्माण भी होगा और साथ ही ग्रहण योग भी लगेगा। इस कंजंक्शन में बुध एवं शुक्र भी काफी दिनों तक इसका हिस्सा रहेंगे, तो एक चतुष्ग्रही योग भी बनेगा। इसीलिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हर राशि, हर लगन वालों को किन चीजों से सतर्क रहना चाहिए, किनको फायदा होगा, किनको घाटा होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, 14 मई यानी कि आज से 2 दिन के बाद अपने उच्च की राशि मेष से सूर्य चले जाएंगे वृषभ में। और वृषभ जो है वो सूर्य के मित्र की राशि नहीं है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वृषभ में सूर्य कंफर्टेबल नहीं होते। खैर, उस बहस में हम बाद में आएंगे। जैसे ही वृषभ में आएंगे सूर्य, जैसे ही टॉरस में आएंगे, वैसे ही राहु के साथ इनका कंजंक्शन होगा। साल में सूर्य का एक बार राहु के साथ और एक बार केतु के साथ कंजंक्शन जरूर होता है। और जब भी ऐसा होता है तो 2 ग्रहण लगते हैं, एक चंद्र ग्रहण लगता है और एक सूर्य ग्रहण लगता है। और राहु के साथ जब सूर्य आते हैं तो ग्रहण योग तो लगता ही है, साथ ही एक पितृ दोष भी बनता है। लेकिन हर चीज खराब नहीं है। बुध एवं शुक्र साथ में रहेंगे, ये अच्छी बात है, दोनों ही बेनिफिक्स हैं। बहुत लोग तो इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। अच्छी बात यह रहेगी कि 29 मई तक शुक्र जो कि इस राशि के स्वामी हैं वो भी इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे मिथुन में। क्या ये सभी के लिए खराब होगा या क्या इन जनरल भी ये खराब है? देखिए, वृषभ में सूर्य कोई जरूरी नहीं है कि खराब रिजल्ट देते हैं। आप जब गहराई में जाकर इस चीज को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नक्षत्र लेवल पर जाएंगे तो सूर्य कौन कौन से नक्षत्र को पास करेंगे? सबसे पहले कृतिका के 3 पदों को पार करेंगे सूर्य। कृतिका क्या है? कृतिका सूर्य का ही नक्षत्र है, तो अपने ही नक्षत्र में सूर्य अनकंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं या बुरा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? कृतिका के बाद 4 चरण रोहिणी के क्रॉस करेंगे सूर्य। रोहिणी क्या है? रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, सूर्य के परम मित्र है। अपने मित्र के नक्षत्र में भी सूर्य गलत रिजल्ट कैसे देंगे? और यदि गौर से देखिएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए सूर्य इसी समय में, रोहिणी में लगभग 13 दिन रहते हैं सूर्य, इसी समय में उनकी तेज सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा गर्मी इसी समय में पड़ता है। रोहिणी के बाद सूर्य कहां जाएंगे? सूर्य क्रॉस करेंगे उसके बाद मृगशिरा के 2 चरण। मृगशिरा क्या है? वो भी मंगल का नक्षत्र है। मंगल कौन है? वो भी सूर्य के परम मित्र है। तो 9 के 9 पद जो नक्षत्रों के हैं, जिन भी नक्षत्रों के हैं, वो सभी या तो सूर्य के हैं या उनके मित्र के हैं। इसलिए वृषभ में सूर्य गलत करेंगे, ऐसा हम लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। सो ट्रांजिट पर से, सिर्फ ट्रांजिट की बात करें तो ये ट्रांजिट अच्छा ही ट्रांजिट है, बुरा ट्रांजिट नहीं है। लेकिन इस ट्रांजिट को हमको 2 भागों में देखना आवश्यक है। एक तो 31 मई तक का समय है और एक है 31 मई से बाद का समय, जब सूर्य और राहु बहुत क्लोज हो जाएंगे। याद रखिएगा 10 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। सो 1 जून से लेकर 15 जून तक थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है, और यह हर राशि वालों के लिए है। ग्रहण का समय कोई जरूरी नहीं है कि खराब होता है। हाँ, दुनियादारी के लिए, वर्ल्डली अफेयर्स के लिए ये अच्छा नहीं होता, लेकिन आध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है। इस समय में किया गया जप, तप, ध्यान का रिजल्ट्स कई गुना मिलता है आपको।
तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। एक मिक्स्ड बैग मान सकते हैं इस ट्रांजिट को। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे किस राशि किस लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, मेरे प्रिडिक्शंस को जब सुनते हैं तो सन साइन को बिल्कुल आप साइड में रख दीजिएगा। सन साइन से मेरे प्रिडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, आपके नाम की राशि का मेरे प्रिडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं, मेरे प्रिडिक्शंस को आपको लग्न और राशि दोनों से मिलाकर देखना चाहिए। लग्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और राशि भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लग्न आपके फिजिकल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। लग्न के हिसाब से पड़ने वाले जो चेंजेस हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो विजिबल होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। लेकिन चंद्र राशि के हिसाब से जो प्रभाव पड़ते हैं आपके जीवन पर, वो दिखते भले नहीं है लेकिन उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष वालों के लिए, मेष वालों के लिए आपके 5वें के लॉर्ड हैं। एरीज वालों के लिए योर 5th लॉर्ड इज कमिंग टू योर 2nd हाउस। धन दौलत फाइनेंसेस के लिए ये समय अच्छा है आपके लिए। आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, समय अच्छा है आपके लिए। लेकिन जब ग्रहण लगेगा उस समय में आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 2nd हाउस याद रखिए स्पीच का भी हाउस होता है, 2nd हाउस रिलेशनशिप्स का भी हाउस होता है। तो जब सूर्य राहु के करीब आ जाए उस समय में अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। उस समय में अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। और उस समय में चूंकि सूर्य आपके 8वें भाव को भी देखेंगे यहां से बैठकर, इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी की उपासना करेंगे, ठीक रहेगा। टॉरस यानी कि वृषभ वालों के लिए, आपके लिए ये चीज आपके लग्न में ही हो रहा है। तो लग्न में हो रहा है तो सेल्फ इमेज के लिए आपका बहुत अच्छा है। सूर्य का लग्न में बैठना, सरकारी कामकाज से संबंधित आपका कोई काम है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद समय होगा। पैसों के लिए भी बड़ा अच्छा समय होगा। बिजनेस में है तो उसके लिए बड़ा बढ़िया टाइम है। लेकिन ग्रहण के समय में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ या अपनी स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके जो संबंध हैं उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी बातचीत का, आपको जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। महालक्ष्मी की यदि पूजा करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए आपके 3rd लॉर्ड हैं, 12th में आ रहे हैं। 3rd और 12th दोनों ट्रैवल्स की ओर इशारा करता है। दूर देशों से आपको फायदा मिल सकता है इस समय में, लेकिन ओवरऑल खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। 12th हाउस में ग्रहण लग रहा है, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इन सभी चीजों से, इसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के लिए सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए आध्यात्मिकता। भगवान गणेश की पूजा यदि आप करते रहेंगे तो ये समय अच्छा रहेगा। ट्रैवल यदि करना ही पड़ गया, बहुत आवश्यक हो गया, तो ट्रैवलिंग के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के समय में हो सकता है चोरी चकारी के इंसिडेंट्स भी हो जाए जिसके वजह से आपको लॉस हो। और हेल्थ का, जैसे मैंने कहा, बहुत ध्यान रखिए। आध्यात्मिकता बनाए रखिए, सेवा भावी बने रहिए, ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए आपके 2nd लॉर्ड 11th में आ रहे हैं। 2nd मतलब धन, 11th मतलब लाभ। फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा पीरियड है, चाहे तो आप बिजनेस में हो तो या जॉब में हो तो। फ्रीलांसर भी हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे इस टाइम में। आपने यदि इन्वेस्टमेंट्स पहले से कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट्स के बहुत अच्छा आपको इस समय में रिटर्न्स मिलने की संभावना है। अपने से बड़े लोगों की, अपने सुपीरियर्स की, अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य राहु के करीब आएंगे आपको इन्हीं सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके अपने बच्चों के सेहत पर। इस समय में यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अननेसेसरी स्पेक्यूलेशन में मत पड़िएगा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे और भगवान शिव की पूजा करते रहेंगे तो ये समय बहुत अच्छा कटेगा आपके लिए।
सिंह यानी कि लियो, आपके लग्न आपके राशि के ही स्वामी है सूर्य और आपके 10th में आ रहे हैं, तो करियर के लिए तो एक्सेलेंट टाइम है, ये मान लीजिए। लेकिन आपको भी इस पूरे ट्रांजिट को 2 भाग में बांटकर देखना पड़ेगा। 31 मई तक जॉब में फायदा, प्रमोशन मिलना, वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन, सीनियर्स की वाहवाही, अपने सबऑर्डिनेट्स की, वर्क प्लेस पे और भी जो लोग काम करते हैं वो सभी लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे। 4थे भाव को सूर्य वहां से देखेंगे तो घर में भी बहुत अच्छा माहौल रहेगा, माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जैसे ही 31 मई के बाद सूर्य राहु के करीब आएंगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिंह राशि वालों में थोड़ा ईगो भी होता है, थोड़ा गुस्सा भी होता है। वर्क प्लेस पे तो गुस्सा बिल्कुल वर्जित है, और वर्क प्लेस का गुस्सा, वर्क प्लेस का चिढ़ आप कहीं अपने घर में ट्रांसफर ना कर दीजिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर गुस्सा कीजिएगा तो प्रमोशन की जगह कहीं ऐसा ना हो कि डिमोशन हो जाए। सूर्य से रिलेटेड कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र पढ़ते रहिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए आपके 12th लॉर्ड है, 9th में आ रहे हैं। लंबा ट्रैवल्स इंडिकेटेड है, या विदेशों से कोई फायदा, कोई समाचार मिलने की संभावना है। वीजा वगैरह आपका रुका हुआ था या फॉरेन ट्रैवल का बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो संभावनाएं बनने लगेंगी इस समय में। लेकिन याद रखिएगा 12th लॉर्ड है, अननेसेसरी खर्चे में मत पड़िएगा, और हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपना भी अपने पिता का भी। 9th हाउस में सूर्य आ रहे हैं और भाग्य भाव में आपके ग्रहण लग रहा है, तो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकता है आपके लिए। मैं एक्सपीरियंस में देखा हूं कि कई बार 9वें भाव में यदि ग्रहण लगता है तो बहुत अच्छा भी हो जाता है, और कई बार वो बहुत खराब रिजल्ट भी दे देता है। डिपेंड करता है आपका कुंडली कैसा है। तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि इस समय में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा टालिएगा उसको। 15 जून के बाद यदि ऐसा डिसीजन लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए आपके 8वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11th के लॉर्ड हैं, 8वें में आ रहे हैं। दोनों भाव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सो आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और सडननेस, 8th हाउस क्या होता है? सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सडनली फायदा भी हो सकता है, सडनली घाटा भी हो सकता है। 8th हाउस गुप्त रोगों के तरफ इंडिकेट करता है। आपको कमर से नीचे के रोग हो सकते हैं, सेक्स रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। 8th हाउस आपके इन-लॉज का हाउस है। सास ससुर से तो बिल्कुल बहस करने का समय नहीं है। पत्नी के साथ या पति के साथ बहस करने का समय बिल्कुल नहीं है। नरसिंह भगवान की पूजा करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और फालतू के किसी दूसरे के पंचायती में नहीं पड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए, योर 10th लॉर्ड इज कमिंग इनटू योर 7th हाउस। तो देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। काम के लिए आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो बहुत श्रेयस्कर पीरियड है। सूर्य वैसे भी आपकी राशि के मित्र है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके ईगो अपने रिलेशनशिप्स में बिल्कुल मत लाइएगा, चाहे तो वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या आपका पर्सनल रिलेशनशिप। शादी करने के इच्छुक हैं, बहुत दिन से प्रयासरत हैं, तो ये समय ठीक है। और एक चीज का याद रखिएगा, 7th हाउस में ग्रहण लगेगा आपका, और 7th हाउस वैसे भी आप देखिएगा काल पुरुष कुंडली के 7th हाउस में तुला में आकर सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो इस टाइम में अपने रिलेशनशिप्स का, बिजनेस प्लस पर्सनल दोनों का विशेष ध्यान रखिए। हनुमान जी या कार्तिकेय भगवान की पूजा कीजिए, उनका कोई मंत्र जाप कीजिए, तो समय बढ़िया निकल जाएगा। धनु वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए 9th लॉर्ड 6th में आ रहे हैं। 6th हाउस बहुत अच्छा हाउस तो नहीं है, कंपटीशन का भाव है। सूर्य कंपटीशन के भाव में आएंगे तो और कुछ हो या ना हो, आप कंपिटिटिव बहुत हो जाएंगे।
आप यदि कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इसमें सफलता मिलेगी। आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें बहुत सारे कंपटीटर्स आपको परेशान करते रहते हैं, तो ये जो समय रहेगा कंपटीटर्स पर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन जॉब या बिजनेस जिस भी चीज में है आपको मेहनत इस समय में ज्यादा करनी पड़ेगी। 6000 वर्ल्ड है, अपने डेली रूटीन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके लिए भी सलाह है, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स में जबरदस्ती अपना टांग मत डालिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि लड़ने वाले तो ठीक रह जाएंगे, केस आपके ऊपर आ जाएगा, बदनामी आपकी हो जाएगी। तो अननेसेसरी डिस्प्यूट से बचिए, भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए, समय अच्छा कटेगा। मकर वालों के लिए 8th लॉर्ड 5th में आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए योर 8th लॉर्ड इज कमिंग टू योर 5th हाउस। अपने बच्चों का ये 1 महीने का समय बहुत ध्यान रखने का है, खास करके ग्रहण वाले पीरियड में। आपके बच्चे यदि गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पेरेंटल गाइडेंस रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आप खुद भी यदि स्टूडेंट हैं तो डिस्ट्रैक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके, तो अपना फोकस बिल्कुल बना कर रखिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो अननेसेसरी स्पेकुलेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो लंबा लॉस होगा। आइडियाज अपना फोर्स करने का कोशिश मत कीजिएगा दूसरों पर, इस समय में आपके आइडियाज के पिटने की संभावनाएं बहुत हैं। करना क्या चाहिए, 5वां हाउस पूर्व पुण्य का हाउस है, मंत्र का हाउस है। भगवान शिव का कोई भी मंत्र करते रहिए, इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ वालों के लिए आपके 7th लॉर्ड 4th में आ रहे हैं, बहुत अच्छा पीरियड है। आप बिजनेस में हैं तो, प्रोफेशनल हैं तो, जॉब में हैं तो। घर के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है, घर में ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा इस पूरे पीरियड को 2 भागों में बांटकर देखना चाहिए। 1 जून के बाद जैसे ही सूर्य राहु के नज़दीक आने लगेंगे उस समय में सतर्कता रखनी चाहिए। अपने प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कोई परमानेंट डिसीजन, कोई लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन मत लीजिएगा। जॉब करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। आपके लिए भी भगवान शिव की पूजा श्रेयस्कर रहेगी, ये यदि करते रहिएगा तो बहुत अच्छा है। मीन राशि यानी कि पाइसेस 6th लॉर्ड 3rd में आ रहे हैं। एनर्जी लेवल्स आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे पैरों में स्प्रिंग लगा हुआ है। इनिशिएटिव्स, पराक्रम, बहादुरी, कमाल की क्वालिटीज ये सब रहेंगी आप में। कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त रहेगा। आप खास करके यदि मीडिया में हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, रिसर्च में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, तो एक्सेलेंट टाइम है आपके लिए। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद में मत पड़िएगा, पिताजी के साथ वाद विवाद में मत पड़िएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ग्रहण के समय में जैसा मैंने बाकी राशियों के लिए कहा, आप भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लेके, बाहर ज्यादा ना देखते हुए अंदर यदि झांकने का प्रयास करेंगे, वैसे भी आपकी राशि तो मोक्ष की राशि है, आपको वैसे भी ज्ञान के प्रति ज़्यादा सजग रहना चाहिए। तो ऐसा यदि व्यवहार रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपने देखा, ये चतुष्ग्रही योग, पितृदोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये चारों चीज इस 1 महीने में हावी रहेंगे। इस समय में आध्यात्म का सहारा लीजिए, बाकी लोगों के लिए अच्छा ही टाइम है, कोई ज़्यादा बुरा टाइम नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी स्पिरिचुअल और समय आपका अच्छा कटेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करके प्लीज़ शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।